स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल में आपका स्वागत है। पहली बार आप चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री टॉपिक चल रहा था आज का। आज का टॉपिक है आधुनिक विकास। ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में प्रश्न नंबर 21 तक किया गया था। आज प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के बड़े क्षेत्रीय खंडों को एक स्वतंत्र शिक्षा विभाग की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, वुड का डिस्पैच 1854। प्रश्न नंबर 23, वुड डिस्पैच का संबंध किससे रहा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, शिक्षा से। प्रश्न नंबर 24, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, शिक्षा से। प्रश्न नंबर 25, 1854 की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था। पहला, ए देशी भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। बी, भारत में पाश्चात्य संस्कृति का प्रसार। सी, अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों में साक्षरता को बढ़ावा देना। डी, परंपरागत भारतीय शिक्षा में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा बुद्धि का प्रवेश न करवाना। सही उत्तर ऑप्शन सी, अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों में साक्षरता को बढ़ावा देना। इसकी व्याख्या देखते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड ने 19 जुलाई 1854 को भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की। इसे वुड का डिस्पैच कहा गया। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इनमें निम्न प्रावधान थे। पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को सरकार अपना उद्देश्य बनाए। दूसरा, उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से दिए जाने के साथ साथ देसी भाषा पर भी बल। तीसरा, ग्राम स्तर पर प्राथमिक पाठशालाएं तथा जिला स्तर पर एग्रो वर्नाकुलर कॉलेज खोलने की सिफारिश। चौथा, निजी पर्यटनों को प्रोत्साहित देने के लिए अनुदान सहायता पद्धति चलाने की सिफारिश। पांचवा, पांचों प्रांतों में एक निदेशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग की गठन का प्रस्ताव। छठा, कलकत्ता, बंबई एवं मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव। प्रश्न नंबर 26, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कथन कौन सा सत्य कथन है? सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई। कथन 2, विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई। कथन 3, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। सही उत्तर ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन 2 सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। उन्होंने भारत की भावी शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनाई और गवर्नर जनरल डलहौजी को 1854 में अपना सुझाव पत्र भेजा, जिसे वुड का घोषणा पत्र या वुड डिस्पैच कहा जाता है। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसकी व्याख्या देखिए, पिछला ही वाला था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें स्त्री शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया तथा तकनीकी विद्यालय एवं विद्या अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाए। शिक्षा क्षेत्र में निजी पर्यटनों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की सिफारिश की गई। सरकारी शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हो, इस पर बल दिया। प्रश्न नंबर 27, 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित करने का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उद्देश्य था? यह सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय भाषाओं तथा धर्म ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहन देना। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में पुनर्जागरण लाने में उन कतिपय यूरोपीय विद्वानों का भी हाथ था जो भारत की प्राचीन सांस्कृतिक उपलब्धियों से प्रभावित थे। वे चाहते थे भारत वह गौरवमय अतीत पुनः वापस आए और भारत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास हो। इन व्यक्तियों ने भारतीय इतिहास, दर्शन, धर्म और साहित्य का अध्ययन किया तथा भारत की प्राचीन उपलब्धियों के प्रकाश में लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे यूरोपीय विद्वानों में विलियम जोन्स का नाम उल्लेखनीय है। संघीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में वो भारत आए थे। भारतीय साहित्य एवं परंपरा के अध्ययन के अलावा उनकी भारत को सबसे बड़ी देन 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। इसका स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। इस सोसाइटी ने यह प्रसारित किया कि भारत ने एक ऐसी सभ्यता को जन्म दिया जो संसार की महानतम सभ्यताओं में से एक थी। प्रश्न नंबर 28, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। सही उत्तर ऑप्शन सी, विलियम जोन्स। प्रश्न नंबर 29, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन है सर विलियम जोन्स को। प्रश्न नंबर 30, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की? सही उत्तर ऑप्शन बी, विलियम जोन्स। प्रश्न नंबर 31, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग।
प्रश्न नंबर 32, भारत में प्रारंभिक प्राच्यविद विलियम जोन्स थे। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश। प्रश्न नंबर 33, एच.वी. डेरोजियो के समय कौन सा एंग्लो इंडियन आंदोलन बंगाल में शुरू हुआ? सही उत्तर ऑप्शन है यंग बंग आंदोलन। इसकी व्याख्या देखते हैं। यंग बंग आंदोलन के संस्थापक एंग्लो इंडियन नौजवान हेनरी विवियन डेरोजियो था। वह हिंदू कॉलेज का अध्यापक था। 1826 से 1331 ईस्वी तक उसने महान फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा ग्रहण की थी। उसने अपने छात्रों को विवेकपूर्ण ढंग और मुक्त ढंग से सोचने, सभी आधारों की प्रामाणिकता की जांच करने, मुक्त समानता और स्वतंत्रता से प्रेम करने तथा सत्य की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। प्रश्न नंबर 34, यंग बंग आंदोलन का प्रमुख नेता था। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, हेनरी विवियन डेरोजियो। प्रश्न नंबर 35, भारत में ब्रिटिश प्रशासन काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के सदस्य में अंग्रेज तथा आंग्ल भारतीय दोनों शामिल थे। कथन दो, जब नेटिव प्रेस एसोसिएशन का गठन हुआ तब इंडियन एसोसिएशन के नेता एस.एन. बनर्जी इसके पहले सचिव थे। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, केवल एक। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन 28 अक्टूबर 1851 को दो संस्थाओं को मिलाकर हुआ। पहली थी लैंड होल्डर्स सोसाइटी और दूसरी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जिसमें अंग्रेज एवं आंग्ल भारतीय दोनों शामिल थे। प्रश्न नंबर 36, सर सैयद अहमद खान धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करते थे। कथन, उन्होंने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल अलीगढ़ की स्थापना की। बी, बाद के वर्षों में धार्मिक सहिष्णुता की नीति में इजाफा हुआ। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सही है, किंतु बी गलत है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। पाश्चात्य विज्ञान तथा संस्कृति का प्रचार करने वाले केंद्र के रूप में की। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वे रूढ़िवादी विचारों के हो गए थे। 1880 ईस्वी के दशक में उन्होंने घोषणा की कि हिंदुओं और मुसलमानों के राजनीतिक समान न होकर अलग है। उन्होंने 1888 ईस्वी में यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन का गठन किया। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए। कथन है, मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की वृद्धि का जोरदार समर्थन किया। कारण आर, मैकाले की विश्वास था कि अंग्रेजी शिक्षा से वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहन मिलेगा तथा भारत का औद्योगिकरण होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ए सही है, किंतु आर गलत है। ऑप्शन सी सही है इसका। गवर्नर जनरल की काउंसिल का विधि सदस्य मैकाले अंग्रेजी शिक्षा का कट्टर समर्थक था। वह अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारत में ब्राउन रंग के अंग्रेजों का एक वर्ग बनाना चाहता था, जिन्हें कम खर्च पर कंपनी के निम्न पदों पर बहाल किया जा सकेगा था। कथन एक सही है, किंतु कारण आर गलत है। प्रश्न नंबर 38, 1835 के अंग्रेजी शिक्षा माध्यम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विद्यमान प्राच्य संस्थानों के लिए विद्यार्थियों को नई वृत्तिकाएं देना तथा प्राचीन उक्त ग्रंथों का प्रकाशन जारी रखना था। इसकी व्याख्या अब देखते हैं। 1835 का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय पारित हुआ। 1835 के प्रारंभ में शिक्षा की सामान्य समिति के लिए कुल 10 सदस्य स्पष्ट रूप से दो भागों में बांटे थे। 5 सदस्य सहित अंग्रेजी भाषा और 5 प्राचार्य भाषा के पक्ष में थे। 2 फरवरी 1835 में मैकाले ने अपनी शिक्षा संबंधी टिप्पणी की घोषणा की। उसने अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग अंग्रेजी भाषा के पक्ष में किया। मैकाले की शिक्षा पद्धति एक सोची समझी योजना थी, जिसका उद्देश्य भारत के उच्च वर्गों को अंग्रेजी माध्यम द्वारा शिक्षित करना, साथ ही इसके द्वारा भारत में प्रचलित संस्थाओं का मार्ग अवरुद्ध करना और आगामी भारतीय पीढ़ी के सोच और चिंतन को बदलना था। उसने संस्कृत व्याकरणों को बेहुदा कर उसकी तीव्र भर्त्सना की। उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की, हमें व्यक्तियों का ऐसा वर्ग बनाना चाहिए जो रक्त और रंग से भारतीय परंतु स्वभाव, नैतिकता और बुद्धि से अंग्रेज हो। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 39, कथन ए, भारत में प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्य करने वाला सर्वप्रथम बिल 1911 में स्वीकृत हो गया। कारण यह प्रत्येक खेतिहर पढ़ने में सक्षम हो जाता तो असंतोष बढ़ जाता। यदि सही उत्तर ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। सन 1911 में केंद्रीय विधानमंडल में उदारवादी कांग्रेस नेता गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया गया, परंतु गोखले द्वारा प्रस्तुत यह विधेयक असेंबली में पारित नहीं हो सकते, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को आशंका थी कि भारत के खेतिहर, मजदूर, बुनकर आदि सभी लोग साक्षर एवं शिक्षित हो गए तो सरकार के विरुद्ध असंतोष और बढ़ेगा। गोखले द्वारा की जा रही अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की मांग को नकार कर सरकार ने निरक्षरता खत्म करने की नीति को
अस्वीकार नीति को स्वीकार किया और प्रांतीय सरकारों से कहा कि वे समाज के निर्धन व पिछड़े वर्गों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दिलाने का प्रबंध करें। 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट में सर्वप्रथम भारतीयों की शिक्षा में सुधार हेतु 1 लाख वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया था। प्रश्न नंबर 40, सूची 1 संस्थापक सूची व संस्थाएं सम्मिलित कीजिए। सूची 1 संस्थापक जोनाथन डंकन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, सर विलियम जोन्स, कलकत्ता मदरसा, वारेन हेस्टिंग, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, विलियम बेंटिक, हिंदू कॉलेज कलकत्ता। पांचवा ऑप्शन है संस्कृत कॉलेज बनारस, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी यानी 1 का 5, जोनाथन डंकन, संस्कृत कॉलेज बनारस, सर विलियम जोन्स, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, वारेन हेस्टिंग, कलकत्ता मदरसा, विलियम बेंटिक, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। इसका देखते हैं व्याख्या। सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया। 1781 में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। 1835 में बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज बनारस की स्थापना सन 1791 ईस्वी में की। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय की धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की? संयुक्त ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। भारत के विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा हेतु मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की। मालवीय जी ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? हंटर शिक्षा आयोग 1882, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, सांटेज शिक्षा योजना 1915, हार्ट्रेग समिति 1929। सही उत्तर ऑप्शन सी सार्वजनिक शिक्षा योजना 1915। इसकी व्याख्या देखते हैं आप। वायसराय लॉर्ड रिपन ने वुड डिस्पैच 1854 के कार्यों का मूल्यांकन करने हेतु 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया जो हंटर शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। इसमें कुल 20 सदस्य थे जिनमें 8 भारतीय थे। लॉर्ड कर्जन ने 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। इसके कार्यकाल में ही कृषि एवं पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। 1944 में केंद्रीय शिक्षण संस्थान शिक्षण मंत्रिमंडल द्वारा एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की गई जिसे सार्जेंट योजना कहा गया। सर जॉन सार्जेंट भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार थे। शिक्षा के विकास पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए 1929 में भारतीय परिनियत यानी इंडियन स्टेटरी कमीशन ने सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की जिसकी सिफारिश पर 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन हुआ था। प्रश्न नंबर 43, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। सही उत्तर ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा को। 1882 में सरकार ने हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग शिक्षा के क्षेत्र में 1854 के पश्चात हुई प्रगति की समीक्षा के लिए नियुक्त किया। सरकार को प्राथमिक शिक्षा के सुधार व विकास की और विशेष ध्यान देना चाहिए। शिक्षा स्थानीय भाषा में और उपयोगी विषय में हो। निजी पर्यटनों का स्वागत हो परंतु प्राथमिक शिक्षा उसके बिना भी दी जाना चाहिए। इन प्राथमिक पाठशालाओं का नियंत्रण नव स्थापित जिला व नगर बोर्डों द्वारा दिया जाना चाहिए। शिक्षा के लिए भी उपकर भी लगा सकते हैं। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा के 2 खंड, एक में साहित्यिक शिक्षा जो विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा के लिए विद्यार्थी तैयार करे और दूसरी व्यवहारिक ढंग की जो विद्यार्थियों को व्यवसायिक तथा व्यापारिक जीवन के लिए तैयार हो। तीसरा, आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि निजी पर्यटनों को शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण रूप बढ़ावा मिलना चाहिए। चौथा, आयोग ने प्रेसिडेंसी नगरों के अतिरिक्त अन्य सभी स्थानों पर महिला शिक्षा के पर्याप्त प्रबंध न होने पर खेद प्रकट किया और बढ़ावा देने को कहा। प्रश्न नंबर 44, हंटर आयोग ने निम्नलिखित में से किसके विकास पर जोर दिया? सही उत्तर ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा। प्रश्न नंबर 45, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया? सही उत्तर ऑप्शन डी प्राथमिक शिक्षा। प्रश्न नंबर 46, 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी डब्ल्यू हंटर। प्रश्न नंबर 47, सैंडलर आयोग संबंधित था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी शिक्षा से। 1917 में ब्रिटिश सरकार ने माइकल सैंडलर के नेतृत्व में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्या के अध्ययन हेतु शिक्षा संबंधी एक आयोग नियुक्त किया जिसमें 2 भारतीय सदस्य आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद थे। सैंडलर आयोग के सुझाव पर उत्तर प्रदेश में एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना हुई। इसी आयोग की संस्तुति पर मैसूर, पटना, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और हैदराबाद में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। शिक्षा को प्रांतीय विषय बना दिया गया। विश्वविद्यालय का जिम्मा प्रांतों का हो गया।
प्रश्न नंबर 48, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग का कब गठन किया? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1970 में। प्रश्न नंबर 49, सैंडलर कमीशन किससे जुड़ा था? सही उत्तर ऑप्शन डी शिक्षा से। प्रश्न नंबर 50, सैंडलर आयोग ने किस विषय पर सिफारिश की? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी भारतीय शिक्षा। प्रश्न नंबर 51, भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए डी.के. करवे। इसकी व्याख्या देखते हैं। डी.के. करवे ने 1946 में मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1906 में इन्होंने पुणे में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जबकि एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थी। 1897 में कर्नल ऑलकॉट की मृत्यु के पश्चात मिसेज एनी बेसेंट 1847 से 1933 में इनकी अध्यक्ष बनी और फिर यह आंदोलन काफी लोकप्रिय रहा। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी उनकी देखरेख में हिंदू पुनर्जागरण का आंदोलन बन गया। उन्हें भारत के प्राचीन धर्म में अगाध विश्वास था, जिसके फलस्वरूप लोगों में एक आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण की भावना जगी। उन्होंने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी, जहां हिंदू धर्म और पाश्चात्य विज्ञान विषय पढ़ाए जाते थे। आगे चलकर 1916 में यही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। उन्होंने आयरलैंड की होम रूल लीग के नमूने को भारतीय होम रूल लीग बनाई। प्रश्न नंबर 52, किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? सही उत्तर ऑप्शन बी डी.के. करवे। प्रश्न नंबर 53, 1906 में मुंबई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे महान शक्ति था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बी.के. करवे। प्रश्न नंबर 54, मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयत्नों का फल था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी डी.के. करवे। प्रश्न नंबर 55, प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? सही उत्तर ऑप्शन ए मुंबई। प्रश्न नंबर 56, बंगाल में नारियों की उच्च शिक्षा के इतिहास में कलकत्ता में मई 1849 में एक विद्यालय की स्थापना की गई। यह युगांतरकारी घटना थी। निम्नलिखित में इसका संस्थापक कौन थे? सही उत्तर ऑप्शन बी जे.ई.डी. बेथयून। जे.ई.डी. बेथयून, ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्त्रियों में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रायः सभी तत्कालीन सुधार आंदोलनों ने प्रयत्न किया, लेकिन यह काम इनसे पहले ईसाइयों ने प्रारंभ किया था। उनका उद्देश्य चाहे जो भी कुछ रहा हो, ईसाई धर्म पहले लोग थे जिन्होंने 1819 में कलकत्ता तरुण स्त्री सभा की स्थापना की। आगे चलकर शिक्षा परिषद का जज जे.ई.डी. बेथयून ने 1849 ईस्वी में एक बालिका विद्यालय स्थापित किया। स्त्री शिक्षा के प्रसार में ईश्वरचंद विद्यासागर के देन महान थी। वे बंगाल के कम से कम 35 बालिका विद्यालयों से संबंधित है। प्रश्न नंबर 57, निम्नलिखित में से किसने जे.ई.डी. बेथयून गहरे रूप से जुड़े थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी स्त्री शिक्षा से। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन प्रेस की स्वतंत्रता का पक्षधर था? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी मैटकॉप। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने समाचार पत्रों के प्रति उदारवादी रुख अपनाया, परंतु यह क्षेत्र कार्यवाहक गवर्नर जनरल चार्ल्स मैटकॉप को ही मिला। वो 1823 ईस्वी के कुछ नियमों को रद्द कर भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहलाया और लिबरेशन ऑफ इंडिया प्रेस एक्ट लागू करवाया। प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध समाप्त करने का श्रेय किसे मिलता है? सही उत्तर ऑप्शन बी चार्ल्स मैटकॉप। प्रश्न नंबर 60, भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी चार्ल्स मैटकॉप। कार्यवाहक गवर्नर जनरल चार्ल्स मैटकॉप ने भारतीय प्रेस के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया। 1823 के कुत्सित अधिनियम को रद्द कर दिया। इस प्रयास के कारण चार्ल्स मैटकॉप को भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता की संज्ञा दी गई। मैटकॉप ने 1835 में एक प्रेस अधिनियम बनाया, जिसके अनुसार प्रकाशक या मुद्रक को केवल प्रशासन के स्थान की निश्चित सूचना ही सरकार को देनी थी और वह आसानी से अपना कार्य कर सकता था। यह कानून 1856 तक चलता रहा। इस अवधि में समाचार पत्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त यहीं करते हैं। स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल में आपका स्वागत है। पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।